इफेक्ट की वैल्यू वीक होती है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, तो वो ओब्वियसली ये क्लियर है रिलेशन, जब यूनिवर्सली वर्ड लिख दिया है तो ये क्लियर है। अब जरा हम इसका यूज़ देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या होगा। ठीक, चलो अब हम देखते हैं कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड IE1। ठीक है, एक्सपेक्टेड IE1 क्या होगा, अब ग्रुप है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड डिक्रीज 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 डिक्रीज। ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह से 13 ग्रुप में ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें यहाँ पर, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंसेप्ट ये केवल एक 1 प्रोटॉन डिफरेंस के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, वैलिड फॉर स्टेबिलिटी वैलिड फॉर 1 प्रोटॉन डिफरेंस ओनली। ठीक है, केवल एक प्रोटॉन डिफरेंस के लिए ही ये वैलिड है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए ही ये वैलिड होगा। नाइट्रोजन की वैल्यू, अगर मैं नाइट्रोजन और F की वैल्यू को कंपेयर करूंगा तो N और F में किसकी वैल्यू, नाइट्रोजन हैज़ लेस देन फ्लोरीन IE1। ठीक है, अलग से लिख दिया मैंने, तो फ्लोरीन की ही वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ कार्बन की वैल्यू बेरिलियम से ज़्यादा होगी। कार्बन इज़ मोर देन दैट ऑफ बेरिलियम। ऐसा नहीं होगा कि बेरिलियम की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अपनी फैमिली में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। तो ये याद रखना कि ये एक्सेप्शंस, मतलब इसके पीरियड वाले एक्सेप्शन ऐसे नहीं हैं कि हम कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, कहीं भी फुल फील्ड देख लिया बस उसे सबसे ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ उसे भी, कभी कन्फ्यूज़न हो जाए आपको। बेरिलियम इज़ लेस देन कार्बन, तो ये लेस होता है। केवल बेरिलियम का बोरोन के साथ में रिलेशन होगा ये वाला पेनिट्रेशन इफेक्ट का। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट या ये इफेक्ट केवल एक प्रोटॉन डिस्टेंस तक ही, यानी 1 प्रोटॉन डिफरेंस पर ही वर्क करेगा। 1 प्रोटॉन डिफरेंस, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी लिख देता हूँ। पेनिट्रेशन इफेक्ट, इट इज़ आल्सो वैलिड फॉर 1 प्रोटॉन डिफरेंस ओनली। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट भी और फुल फील्ड हाफ फील्ड कंसेप्ट भी। चलिए, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। हम इस पर जाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट पर। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब मैं अगर इसका एक्चुअल ऑर्डर लिखता हूँ, बट एक्चुअल IE1 बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है एक्चुअल ऑर्डर। ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर ये है। इसमें हमने जो साइज़ लिखा है ना एटॉमिक साइज़ का, वहाँ एक एक्सेप्शन है इसमें, P ब्लॉक में ये अकेला एक्सेप्शन है। गैलियम का साइज़ एल्यूमिनियम के साइज़ से छोटा होता है। गैलियम है स्मॉलर साइज़ दैन एल्यूमिनियम। ठीक, ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखना। तो ये एक्सेप्शन क्यों है एल्यूमिनियम और गैलियम का, इसका रीज़न क्या लिखेंगे, गैलियम हैज़ Ga हैज़ यानी स्मॉल साइज देन एल्यूमिनियम, यानी ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो होता ही है, साइज़ पर डिपेंड करती है, साइज़ छोटा है आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। ये साइज़ का एक्सेप्शन है।
ठीक है, गैलियम हैज़ अनएक्सपेक्टेडली स्मॉलर साइज, ठीक, अनएक्सपेक्टेडली स्मॉलर साइज एक्सेप्शन है, ठीक। एक्सेप्शन, गैलियम हैज़ smaller radius than that of aluminium, ठीक है। तो ये आयनेशन एंथैल्पी एक्सेप्शन नहीं है, तो नॉर्मल है। अब इसके बाद ये एक्सेप्शन है इंडियम से थैलियम। थैलियम की वैल्यू ज़्यादा कैसे होगी? थैलियम को तो क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, क्योंकि अपवर्ड टू डाउनवर्ड डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्यों है? इसका साइज़ तो बड़ा होता है, थैलियम इज़ ऑफ लार्जर साइज देन इंडियम। थैलियम का साइज़ इंडियम के साइज़ से लार्ज ही होता है, ठीक है, साइज़ का रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर फिर एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, TL हैज़ हायर IE than that of indium in spite of large size, ठीक, ये है। तो ऐसा क्यों हुआ? थैलियम की वैल्यू, आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंडियम से ज़्यादा क्यों हुई, ठीक है, जबकि उसका साइज़ भी लार्ज है, इन स्पाइट ऑफ लार्ज साइज़। तो ऐसा इसलिए होता है, जो इसका एक्सप्लेनेशन स्क्रीनिंग इफेक्ट्स, मैंने कहा ना जितने भी एक्सेप्शन होंगे उनका एक्सप्लेनेशन सबसे बताया जाएगा। नॉर्मल ट्रेंड जो होते हैं वो नॉर्मल ट्रेंड तो साइज से बताए जाते हैं, ये एक्सेप्शंस के लिए ही होते हैं, बस एक्सेप्शन से ही एक्सप्लेन करते हैं, यानी एक्सेप्शंस को ही एक्सप्लेन करते हैं इन सब फैक्टर से। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होगा? ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, अब इसका रीज़न लिख रहे हैं, ड्यू टू द पुअर shielding effect of F subshell electrons, TL has less radius than that of expected value, ठीक है। जितना हम उसके लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका साइज़ इतना होना चाहिए, XYZ कुछ होना चाहिए, उसका साइज़ उससे छोटा होता है, ठीक है। देयरफॉर इट रिक्वायर्ड more amount of energy to eject an electron than expected value, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंटली है, इट इज़ कोइंसिडेंट दैट थैलियम हैज़ हायर वैल्यू देन इंडियम। ये कोई उसे होना नहीं था, वो चाहता नहीं है, उसका साइज़ बड़ा है, उसे कम ही होना चाहिए, बट कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है, इट हैज़ हायर वैल्यू देन इंडियम। ध्यान से सुन लेना, कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इंडियम, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 5-7 किलो जूल का डिफरेंस होता है, थोड़ी सी वैल्यू ही ज़्यादा होती है, तो स्लाइटली उससे हायर होता है, ठीक, इस तरह से। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट फैमिली की, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इसमें एक्सपेक्टेड तो डिक्रीज़ होना चाहिए, तो डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, लेकिन यहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये है एक्चुअल IE1। तो लेड की वैल्यू टिन से ज़्यादा क्यों है? सेम
explanation as above। एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन होगा जैसा अभी आपने लिखा है, थैलियम के लिए लिखा है सेम, लेड का भी वही। लेकिन आप यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं लिख सकते, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे आप, शील्डिंग इफेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, नॉट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इनका एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से नहीं होता, ठीक है। इनका एक्सप्लेनेशन किससे होता है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट से होता है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, 5D सीरीज एलिमेंट्स। अब देखो नेक्स्ट और एग्जांपल क्या है, 5D सीरीज एलिमेंट्स having higher IE1 than that of 4D series elements, ठीक है। belongs to the same group, ठीक है। एक ही ग्रुप से अगर वो बिलोंग करते हैं तो 5D सीरीज एलिमेंट की आयनेशन एंथैल्पी 4D वालों से ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, जबकि 5D वालों का तो साइज़ क्या है, बड़ा है। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा जाएगा, सेम एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। किसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, अब 5D वालों में क्या होगा, 4F होगा, इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स। 4F इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है उसमें, इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं आप, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, क्लियर। तो इस तरह से वैल्यू वेरी करती है, ठीक, ग्रुप्स में, पीरियड्स में। तो जितना भी आयनेशन एंथैल्पी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक। अब इसमें कोई अगर डेटा बेस्ड पूछ लेगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आयनेशन एंथैल्पी से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स थे, ठीक है, एक्सेप्शंस हैं ग्रुप के, ठीक है, वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और, मैं एक दो पॉइंट और लिखवा देता हूँ, ठीक, आयनेशन एंथैल्पी का। चलो, ये यूज़ है उसका बस एक तरह से, ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में है, ठीक है। यूज़ है यूज़ ऑफ आईपी, आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन पोटेंशियल, ठीक है। क्या है, इफ़ द डिफरेंस of two consecutive, सक्सेसिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, consecutive IPs of an element or atom is 16 electron volt or
मोर, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। देन द लोअर स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, ठीक है। लोअर वाली स्टेट उसकी स्टेबल होगी। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल Na पॉजिटिव या Na2 पॉजिटिव, इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा? तो Na पॉजिटिव है IE1 और ये है IE2, या IP1 लिख देते हैं, पोटेंशियल की टर्म से बात करें IP1 IP2, ठीक है, IP1 IP2। तो IP1 और IP2 का जो डिफरेंस है वो 42.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, द डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस IP2 माइनस IP1 इज़ 42.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डिफरेंस है। देयरफॉर Na पॉजिटिव मोर स्टेबल देन Na2 पॉजिटिव, मोर स्टेबल, ठीक है, ऐसे डिसाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा पार्ट, इफ़ द difference of two consecutive or successive ionization potentials of an element, ठीक है, of an element is 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लेस, डिफरेंस 11 के इक्वल या लेस के इक्वल है, ठीक है। देन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल, ठीक है, या इज स्टेबल, ठीक। एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, Mg पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव, IP1 IP2, तो IP2 माइनस IP1, इनकी जो वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है वो 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन होगा, दोनों वैल्यू गिवन होंगे, डिफरेंस नोट कर लेना, यहाँ भी दोनों वैल्यू गिवन होंगी, डिफरेंस नोट कर लेना, ठीक है। एंड इट 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन 11, इट देयरफॉर Mg2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Mg1 पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है कि किसका कौन स्टेट स्टेबल होगी। रिएक्टिविटी भी सॉल्व हो जाती है, आयनेशन पोटेंशियल लेस, आयनेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे मैं इसे 1 लिख देता हूँ, इसको यूज़ को, इसे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम तीसरा यूज़ लिख लेते हैं, यूज़ या एप्लीकेशन ऑफ आयनेशन पोटेंशियल का अगर लिखना ही है तो क्या होगा, इन्वर्सली आयनेशन पोटेंशियल IP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ठीक। आयनेशन पोटेंशियल हाइयर है, रिएक्टिविटी कम होगी, या रिएक्टिविटी ज़्यादा है, आयनेशन पोटेंशियल कम होगा, या रिएक्टिविटी लेस यानी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, या वाइस वर्सा। इस तरह से आप रिएक्टिविटी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेटलिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी बता देते हैं आयनेशन पोटेंशियल से, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IP, IP की वैल्यू लेस है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर भी बता सकते हैं, रिएक्टिविटी बता सकते हैं, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन है इसके, ठीक है, क्लियर।
तो आयनेशन पोटेंशियल के ये सब एप्लीकेशंस हैं और ये एक्सेप्शन है। अच्छा, और इसमें हीलियम अपने ग्रुप में, हीलियम की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की बात करूं तो नोबल गैसेस हैज़ हाईएस्ट वैल्यू, नोबल गैसेस की अपने पीरियड में हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट्स। ठीक, ये तो एप्लीकेशन ख़त्म, मैं पॉइंट बनाकर लिख रहा हूँ। इनर्ट गैस एलिमेंट has highest IE या IP within its own period। अपने पीरियड में उसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले लिखा जाएगा, आप उसे किसी भी ऑर्डर में रखो, ठीक है, वो सबसे पहले आएगा। फर्स्ट पीरियड हो, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, हीलियम ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ठीक, फर्स्ट पीरियड। ठीक, IE1 की बात कर रहे हैं, IE1 सभी के लिए। और सेकंड पीरियड में क्या होगा? नियॉन ग्रेटर देन F, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, सेकंड पीरियड IE1। ठीक है, और जैसे हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में आर्गन, Cl, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, थर्ड पीरियड। ठीक है, IE1। और ये सब, ठीक, IE1 की बात कर रहे हैं और ये पीरियड लिखे हुए हैं। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्रिप्टॉन, कोई भी होगा, कोई सा भी, पूरी फैमिली कहीं से भी ले लें यही रहेगा। ब्रोमीन, आर्सेनिक, सेलेनियम, जिंक, जर्मेनियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्रोमियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, गैलियम और पोटेशियम, फोर्थ IE1 फोर्थ पीरियड में। ठीक है, इस तरह से, तो ऐसे ही इनका सीक्वेंस होगा, लेकिन क्रिप्टॉन ये सब सबसे आगे होंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का कुछ पीरियड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में। ठीक, अब इसमें अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट आयनेशन एंथैल्पी इर्रेगुलर ऑर्डर होता है, इर्रेगुलर, कभी इंक्रीज़ होगी, कभी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, इर्रेगुलर ऑर्डर होता है, तो हम उसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक में मतलब ट्रेंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है आयनेशन एंथैल्पी का, डी ब्लॉक का। जैसे यहाँ दिख भी रहा है, देखो जिंक की वैल्यू क्या है? आयरन से ज़्यादा है, आयरन की वैल्यू कोबाल्ट से ज़्यादा है, कोबाल्ट की वैल्यू कॉपर से ज़्यादा है, कॉपर की वैल्यू निकल से ज़्यादा है। ठीक है, और निकल की वैल्यू मैग्नीज से ज़्यादा है, मैग्नीज टाइटेनियम से ज़्यादा, टाइटेनियम क्रोमियम से ज़्यादा। ठीक है, ये वैनेडियम से ज़्यादा है। इस तरह से इनकी वैल्यूज़ हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का कंपैरिजन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, आपसे, बस वो, लेकिन इर्रेगुलर है। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है, इर्रेगुलरिटी होती है उसमें। ठीक, इर्रेगुलर ऑर्डर होता है। क्लियर? तो कहीं पर अगर कोई यूज़ होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आयनेशन पोटेंशियल के उसमें ट्रांजिशन में, लेकिन वो रेगुलर फर्स्ट स्कैंडियम से इंक्रीज़ होती है क्रोमियम तक, स्कैंडियम टू क्रोमियम, और उसके बाद वैल्यू कांस्टेंट हो जाती, मतलब ऑलमोस्ट सेम रहती है, और उसके बाद फिर इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये ट्रेंड है। ट्रेंड तो कभी हम जब आगे डी ब्लॉक बेटर उसमें
12th क्लास में स्टडी करेंगे तभी उसमें समझा जाएगा, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, और फिर भी अगर आपको कोई मिलता है तो बताइए, हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसमें ये 5th वाला भी लिख देता हूँ, जब ये 4th लिख दिया है तो 5th वाला बचा हुआ है वो भी लिख देते हैं। क्रिप्टॉन के बाद जीनोन है, जीनोन, आयोडीन, टेल्यूरियम, एंटीमनी, टिन, इंडियम, स्टोनशियम, रुबिडियम। ये है 5th पीरियड, IE1, ठीक है। IE1 का 5th पीरियड के लिए ऑर्डर है। तो इस तरह से ये ऑर्डर रहते हैं, ठीक है। तो हम इसे और आगे, इससे आगे वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो वे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बस हमने लिख ही लिया है जिससे आपको इरेगुलरिटी पता चले कि उसकी इसमें क्या इरेगुलरिटी रहती है ऑर्डर में, मतलब डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में इरेगुलर होता है, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे ऑप्शन, मतलब पीक्स बनते रहते हैं। पहले इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ होगा, ऐसे ट्रेंड बनते रहते हैं। वो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बता दूंगा आपको, अभी वैसे हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है उसकी, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक वालों की, ठीक। चलिए, तो इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, गुड डे।